गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज आपके सामने जो पेश हो रहा है वो है पावर सिस्टम सब्जेक्ट। ठीक है, पावर सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले मैं जो इसका सिलेबस है वो बताना चाहता हूं। ठीक है, तो पावर सिस्टम सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में सबसे जो पहला आपका पार्ट है वो है आपका जनरेशन। जनरली आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले जनरेशन होता है, उसके बाद ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये तीन आपके मेजर पार्ट होते हैं। तो जनरली क्वेश्चन क्या होता है कि जनरेशन हो रहा है, तो भाई जनरेशन जनरली हम बोलते हैं 11 केवी पे हो रहा है। तो 11 केवी पे ही हम क्यों जनरेशन कर रहे हैं, सही? या फिर हम ये कह सकते हैं हम लो वोल्टेज पे जनरेशन कर रहे हैं, हम हाई वोल्टेज पे जनरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो क्या रीजन है कि हम जनरेशन लो वोल्टेज पे ही करते हैं और हाई वोल्टेज पर नहीं करते हैं? तो ये सारी चीजें आपको जनरेशन में पढ़नी होंगी। अब जनरेशन में आपका पहला सब टॉपिक है पावर स्टेशन। बेसिकली पावर स्टेशन में कई टाइप्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पावर स्टेशन के टाइप्स, तो आपका हो गया न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक, न्यूक्लियर के बाद हो गया आपका थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल के बाद आपका हो गया हाइड्रो पावर स्टेशन। और भी पावर स्टेशन के टाइप्स होते हैं, लेकिन मेजरली आपको ये तीन टाइप के पावर स्टेशन पढ़ने होंगे। अब इन पावर स्टेशन में भी क्या है कि आपके आरआरबी के एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपका थर्मल और हाइड्रो की बात करते हैं, हमारे पास दो कॉस्ट होती हैं, एक होती है रनिंग कॉस्ट और एक होती है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, किसी भी पावर स्टेशन को इंस्टॉल करने में जो आपके पैसे खर्च होते हैं या फिर जो भी अमाउंट खर्च होता है उसे हम बोल देते हैं कैपिटल कॉस्ट। और दूसरा रनिंग कॉस्ट क्या होती है, किसी भी पावर स्टेशन को रनिंग कराने के लिए जो कॉस्ट आपकी खर्च होती है। जैसे हम ये बोलते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन में आपकी जो कैपिटल कॉस्ट होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू हाइड्रो, लेकिन थर्मल पावर स्टेशन में आपकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हाइड्रो पावर स्टेशन। अब ऐसा क्यों, देखिए अगर आपको हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है तो हाइड्रो पावर प्लांट में जनरली एक नेसेसरी आवश्यक कंडीशन होती है कि आपको डैम बनाना पड़ेगा, और डैम बनाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रो में आपकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा हो गई। थर्मल में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ जमीन चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए 2-3 किलोमीटर, और उसमें आपका पावर स्टेशन इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर हम रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो रनिंग कॉस्ट में हमारा क्या होता है कि थर्मल में जो आपका फ्यूल यूज होता है, फ्यूल वो होता है कोल यानी कोयला, और कोयले की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। जबकि हाइड्रो में जो आपका फ्यूल यूज होता है वो होता है आपका वाटर यानी पानी। पानी हमारा फ्री में अवेलेबल है, यानी पानी की कॉस्ट ना के बराबर है। ठीक, तो रनिंग कॉस्ट हाइड्रो पावर प्लांट की कम होती है, क्यों? क्योंकि उसमें एज अ फ्यूल वाटर यूज होता है। जबकि थर्मल पावर स्टेशन में रनिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि उसमें एज अ फ्यूल कोल आपका यूज होता है और हमें कंटिन्यूअस कोल परचेज करना पड़ेगा। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन सब टॉपिक में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर। ठीक है, ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं किसी पावर प्लांट के लिए। आप एज्यूम करिए या फिर एक बात देखिए कि जनरली आपको पता होता है किसी भी अल्टरनेटर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो कब होती है, जब आपका अल्टरनेटर फुल लोड पे काम कर रहा होता है, वर्किंग पे होता है। सही, अब आप एज्यूम करिए कि आपके पास जो डिमांड है वो है 100 मेगावाट की। ठीक है, और जो उधर आपका जो जनरेशन एंड पे आपका जो अल्टरनेटर लगा हुआ है वो भी 100 मेगावाट का ही मान लेते हैं लगा हुआ है, तो 100 मेगावाट जनरेट कर रहा है, यानी वो मैक्सिमम लोड पे काम कर रहा है, तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है। लेकिन अगर आपका डिमांड एंड पे लोड की वैल्यू कम हो गई, 50 मेगावाट रह गई माना, लेकिन अल्टरनेटर तो 100 मेगावाट पे काम करेगा, उसकी रेटिंग है। ठीक है, तो अब उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हम एक सिंगल अल्टरनेटर नहीं लगाएंगे, हम एक से ज्यादा लगाएंगे, 2 या 3। मान लेते हैं हमने 40 मेगावाट का एक अल्टरनेटर, 40 मेगावाट का एक अल्टरनेटर और 20 मेगावाट का एक अल्टरनेटर, हमने 3 अल्टरनेटर लगा दिए। तो जिस हिसाब से हमारी डिमांड होगी उसी हिसाब से हम अपने अल्टरनेटर को चलाएंगे। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि लोड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर। आपके आरआरबी जेईई के एग्जाम में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपसे, सही। और तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये 3 टॉपिक।
नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ जनरेशन। कॉस्ट ऑफ जनरेशन में क्या है कि हम जैसे कभी भी कोई पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि माना हमने हाइड्रो पावर प्लांट लगाया। अब मैंने आपको भी क्या बताया था, हाइड्रो पावर प्लांट में आपकी रनिंग कॉस्ट कम होती है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा कि जिस साल हमने हाइड्रो पावर प्लांट इंस्टॉल करा है, सही, तो उस साल आपकी पर यूनिट यानी एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली की कॉस्ट काफी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे वो प्लांट पुराना होता जाएगा, सही, वैसे वैसे उसकी जो पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो कॉस्ट है वो आपकी कम होती जाएगी। या फिर हम ऐसे सिंपली बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, तो हो सकता है 5 साल बाद यही कॉस्ट आपकी 6 रुपए पर यूनिट रह जाए। ठीक, लेकिन अगर हम थर्मल की बात करें तो ऐसा नहीं होगा। थर्मल में हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट आ रही है 9 रुपए पर यूनिट, लेकिन 5 साल बाद 6 तो नहीं 7.5 रुपए पर यूनिट। ऐसा क्यों? अब यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं कि यहां पे जो डिके हो रहा है, सही, वो ज्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू यहां से। तो ऐसा क्यों? क्योंकि थर्मल वाले प्लांट में आपको हमेशा कोल खरीदना ही है और कोल हमारा कॉस्टली आता है, जबकि हाइड्रो वाले में पानी हमें नहीं खरीदना है, वो ना के बराबर उसकी कॉस्ट है। तो इसलिए यहां पे आपकी रनिंग कॉस्ट कम होती जा रही है। तो ये टॉपिक आपको कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका टैरिफ। टैरिफ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली टैरिफ में आपको क्या पढ़ना होता है? टैरिफ में बेसिकली आपका जो घर होता है, हमारे जो हाउस होल्ड है, तो हम लोग बिजली का बिल देते हैं। तो ये बिजली के बिल जो आता है, हमारा बिलिंग आता है, कैसे डिसाइड होता है, सही, या फिर कोई इंडस्ट्री है, सही, या फिर कहीं कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो वहां के लिए हमें बिल कैसे डिसाइड करना है। तो हमारे कई टाइप के 6 या 7 टाइप के टैरिफ होते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इस टाइप के कई सारे टैरिफ होते हैं। तो ये सारे टॉपिक आप टैरिफ में पढ़ेंगे। तो ये पहला पार्ट हो गया आपका जनरेशन का। ठीक, अगला पार्ट है आपका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में आपका जो पहला सब टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली आपकी 3 टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी शॉर्ट, अगली होती है आपकी मीडियम, और थर्ड होती है आपकी लॉन्ग। आपको इन तीनों टाइप की ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ना है। अब इसमें पढ़ना क्या है कि इन ट्रांसमिशन लाइन के टाइप्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। सही, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, कि ठीक है भाई 50 किलोमीटर तक की ट्रांसमिशन लाइन है तो उसकी लेंथ 50 किलोमीटर है तो किस टाइप की हुई, शॉर्ट टाइप की हो गई। 100 किलोमीटर तक की है या 120 किलोमीटर तक की है तो उसकी लेंथ 100 किलोमीटर है, मींस वो आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो गई। या फिर 120 किलोमीटर से ज्यादा लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन है तो वो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो गई। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका लाइन पैरामीटर। लाइन पैरामीटर में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आते हैं और वो पैरामीटर है आपके आर, एल, सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको फॉर्मूला पढ़ना होगा, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस में क्या है कि भाई अगर आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है तो उस केस में आपका कैपेसिटेंस को हम कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब कैपेसिटेंस की वजह से जो आपके इफेक्ट आ रहे हैं उसे हम कंसीडर नहीं करते। तो क्यों नहीं करते हैं? ठीक, लॉन्ग, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कंसीडर करते हैं तो क्यों करते हैं? सेम चीज आपकी इंडक्टेंस की है, एल की, कि एल की क्या वैल्यू शॉर्ट में होगी, मीडियम में क्या होगी, लॉन्ग में क्या होगी। तो ये सारी चीजें आपको लाइन पैरामीटर्स। और लाइन पैरामीटर्स में एक और टॉपिक आ जाता है आपका परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, सही, जिसमें आपने एबीसीडी पैरामीटर होते हैं। ठीक, तो एबीसीडी पैरामीटर भी आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है आपका पावर फ्लो। पावर फ्लो में बेसिकली आपको एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, कि माना जनरेशन हो रहा है तो एक्टिव पावर का जनरेशन हो रहा है, उधर लोड है तो लोड आपका एक्टिव पावर भी कंज्यूम कर रहा है, रिएक्टिव पावर भी कंज्यूम कर रहा है, सही है, बीच में आपका पावर फ्लो भी हो रहा है। तो अब माना आपका लैगिंग नेचर हो रहा है लोड का, तो उस केस में क्या होगा, हमें कंपनसेट करना होगा। सही, तो पावर फ्लो में क्या है, ट्रांसमिशन लाइन भी कहीं हमारी है तो ट्रांसमिशन लाइन में हमें कैपेसिटर बैंक या फिर कोई और इक्विपमेंट्स होते हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे रिएक्टिव पावर या फिर एक्टिव पावर के कंपनसेशन के लिए। तो ये चीज आप
पावर फ्लो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोरोना। कोरोना से जनरली एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है किसी भी जेईई के एग्जाम में, ठीक। अब बेसिकली कोरोना होता क्या है, बेसिकली कहीं भी आप किसी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से गुजरते हैं, सही, तो एक हल्की सी हिसिंग नॉइस आती है, सही, घर की आवाज, या फिर आपको स्पार्किंग या फिर ग्लो सा दिखता है, वो चीज कोरोना होती है, ठीक है। जनरली ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पे ज्यादा होता है कोरोना में। तो अब आपको कोरोना में पढ़ना है कोरोना होने का रीजन क्या है, ठीक है, क्या मैकेनिज्म है इसके बनने की। उसके बाद कोरोना के आपके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सही। अगर कोरोना हो रहा है तो उसे रिड्यूस कैसे करा जाए, इसके क्या क्या मेथड्स हैं। उसके अलावा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज और क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, ये दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा एक आपका होता है पावर लॉस ड्यू टू कोरोना, कि भाई कोरोना की वजह से कितना पावर लॉस हो रहा है। प्लस आपका ये भी टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोना को इफेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको कोरोना में पढ़नी होगी। नेक्स्ट है आपका स्किन इफेक्ट। स्किन है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, और एक और होता है आपका फेरेंटी इफेक्ट। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ठीक, ये तीनों इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, चाहे आरआरबी जेईई का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, या फिर कोई और स्टेट बोर्ड का जेईई लेवल का एग्जाम हो। इन तीनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन तो 100% आपका आना ही आना है, ठीक। बेसिकली स्किन इफेक्ट क्या होता है आपका, माना कोई भी कंडक्टर है, सही है, हमने उसमें एसी करंट फ्लो कराई, अल्टरनेटिंग करंट, तो होता क्या है कि उस कंडक्टर की जो सरफेस होती है मैक्सिमम करंट सरफेस पे आ जाती है, सही, और टूवर्ड सेंटर करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसे स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो अब ये होता क्यों है, एसी केस में होता है, डीसी केस में नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, या फिर कम क्यों होता है, ठीक। दूसरा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्किन इफेक्ट को इंपैक्ट करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है स्किन इफेक्ट पे, कंडक्टर के साइज का क्या फर्क पड़ता है, सही। अब अगर चलो स्किन इफेक्ट हो गया तो इसे रिड्यूस कैसे करेंगे, इसके क्या क्या मेथड्स हैं, ये सारी चीजें स्किन इफेक्ट में आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट लगभग सेम होता है स्किन इफेक्ट की तरह, बट स्किन इफेक्ट सिंगल कंडक्टर पे एप्लीकेबल होता है, और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट मोर देन वन कंडक्टर, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो वो आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपकी रिसीविंग एंड के वोल्टेज की वैल्यू सेंडिंग एंड के वोल्टेज की वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, लेकिन किसी कंडीशन पे होती है। कौन सी कंडीशन, जैसे लाइट लोड या फिर नो लोड, इन कंडीशन पर रिसीविंग एंड की वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज को आप फेरेंटी इफेक्ट में पढ़ेंगे। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसुलेटर। बेसिकली इंसुलेटर में आपको क्या पढ़ना है कि पहले तो हम ये बात करते हैं इंसुलेटर हमने कहीं देखे हैं या नहीं देखे हैं। आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन देखिए या फिर कोई भी ट्रांसमिशन लाइन देखिए, तो जो आपका कंडक्टर आता है वो डायरेक्टली टावर से नहीं बंधा होता है, वाउंड नहीं होता है, वो एक डिस्क लगी होती है ब्राउन कलर की, पोर्सलिन की, वो चीज हमारी इंसुलेटर डिस्क होती है। तो इंसुलेटर डिस्क में इंसुलेटर है आपका, तो इंसुलेटर किस टाइप की मटेरियल से बना होना चाहिए, सही, मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे कि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो कंडक्टिविटी, इस टाइप की प्रॉपर्टीज ये पढ़नी है। इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स, जैसे कि हाई वोल्टेज है तो हम किस टाइप के इंसुलेटर यूज करें, लो वोल्टेज है तो किस टाइप के हम इंसुलेटर डिस्क यूज करें। बेसिकली 3-4 टाइप है। पिन टाइप इंसुलेटर है, ठीक, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, उसके अलावा शैकले इंसुलेटर है, ये थोड़ा पढ़ना है आपको। इसके अगला टॉपिक है आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ठीक, कि इंसुलेटर की स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करी जाती है। जनरली एक आध क्वेश्चन इससे ही पूछा जाता है, सही। अब अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारी कम आ गई है तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को ज्यादा कर सकें। तो ये हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंसुलेटर में आ गया, ठीक। तो ये आपका इंसुलेटर टॉपिक हो गया। नेक्स्ट है आपका सैग।
सैग बेसिकली क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास 2 टावर लगे हुए हैं, सही। अब आपको कंडक्टर को बांधना है या फिर वाउंड करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं वाउंड इसे, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। क्यों नहीं करते? इसका रीजन क्या होता है कि जब सर्दी का मौसम होता है, विंटर का मौसम होता है, तो जो आपका कंडक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सही, यानी सिकुड़ता है, सही। तो सिकुड़ेगा तो फिर टेंशन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अगर टेंशन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये आपका ब्रेक कर सकता है, टूट सकता है। और सेम चीज है आपकी गर्मियों की। गर्मियों में एक्सपैंड होता है यानी फैलता है, ठीक, तो उससे ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम कंडक्टर को जो वाउंड करते हैं वो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। तो अब हमें यहां देखना होता है कि हमें कितना क्लियरेंस जमीन से छोड़ना है या फिर कितना यहां से छोड़ना है। ये सारी कैलकुलेशन आपकी सैग में आती है। तो ये टॉपिक हो गया आपका सैग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केबल्स। केबल्स बेसिकली अंडरग्राउंड केबल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि भाई कहीं भी हमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमारे पास 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहला, हम ओवरहेड सिस्टम से कर दें और दूसरा हम अंडरग्राउंड सिस्टम से करें, सही। तो भाई हम अंडरग्राउंड केबल से कुछ जगह करते हैं तो क्यों करते हैं, उसकी क्या रीजन है, यानी एडवांटेज, और कहीं पे नहीं करते हैं तो वो क्या डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज, ठीक। नेक्स्ट इसमें आप पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दरअसल किसी भी केबल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे पहली लेयर हो गई आपकी कोर, कोर के ऊपर हो गया इंसुलेशन, ठीक। इंसुलेशन के ऊपर आपका क्या हो गया, मेटालिक शीट, मेटालिक शीट के ऊपर आपका हो गया आपकी बिडिंग, बिडिंग के ऊपर हो गया आर्मरिंग, आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग। ऐसे 5-6 लेयर्स होती हैं। तो इन सारी लेयर्स के बारे में, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है आपका केबल में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, जिसमें आप जी मैक्स और जी मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगला टॉपिक इसमें आता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली रेजिस्टेंस तो आसान होता है, सही, लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस में थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, सही। तो इससे एक आध क्वेश्चन इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल से पूछा जाता है। और इसके अलावा एक आखिरी टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस ऑफ केबल। इसमें 2 सब टॉपिक आएंगे। सिंगल कोर की केबल है तो उसका क्या कैपेसिटेंस होगा, और अगर 3 कोर की केबल है तो उसका क्या कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, ये कैलकुलेट कराएंगे। और लास्ट टॉपिक इसमें आता है केबल में रेटिंग एंड डीरेटिंग फैक्टर, सही। तो ये हो गया आपका केबल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर फैक्टर करेक्शन, सही। पावर फैक्टर बेसिकली कि पावर फैक्टर करेक्शन में क्या है, पहले आपको यह पता होना चाहिए पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक। अभी जब पावर फैक्टर क्या होता है, अब अगर पावर फैक्टर माना लैगिंग नेचर का है, माना खराब हो रहा है, तो आपके पास ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप उस पावर फैक्टर को आप इंप्रूव कर सको। तो ये सारा पावर फैक्टर करेक्शन में आएगा। तो आपका जनरेशन हो गया, आपका ट्रांसमिशन हो गया। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, सही। डिस्ट्रीब्यूशन में एक टॉपिक और होता है, लिखा नहीं है मैंने, सप्लाई सिस्टम, ठीक। सप्लाई सिस्टम बेसिकली क्या है, इसके 2 टाइप हो सकते हैं, एसी सप्लाई सिस्टम, डीसी सप्लाई सिस्टम। तो अब एसी सप्लाई सिस्टम के भी सब टॉपिक होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, ऐसे डीसी सप्लाई सिस्टम के भी सब टाइप होते हैं, ठीक है। जनरली अभी हमारे घरों में 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज होता है, कि माना RYB फेज हो गया, फिर ABC फेज हो गया, और एक कंडक्टर आपका न्यूट्रल के लिए हो गया। तो कौन सा सप्लाई सिस्टम कहां पे यूज करते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि DC 2 वायर सिस्टम में हम बैलेंसर का यूज करते हैं या नहीं, तो DC 2 वायर में कभी भी बैलेंसर का यूज नहीं करते हैं, हम DC 3 वायर में यूज करते हैं। तो ये चीज आप सप्लाई सिस्टम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा है रिंग मेन ऑब्लिक रेडियल। तो अब और भी टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो मैंने आपको AC और DC सप्लाई सिस्टम बताया था वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई बताया था। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ये आपके टाइप्स होते हैं। इसमें भी कई टाइप्स बन जाते हैं आपके, कि माना सिंगली एक साइड से आपका सप्लाई फेड हो रही है, सही, दूसरा क्या हो जाएगा कि दोनों एंड से सप्लाई फेड हो रही है। तो इसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये सारा आप रिंग मेन या रेडियल मान लिया ऐसा कोई सिस्टम है, तो यहां से भी आपका फेड हो रही है पावर, यहां से ही फेड हो रही है, यहां से भी। तो इसके बारे में न्यूमेरिकल पूछा जाता है RRB में, ठीक। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन।
स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। इसमें पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में आपको पढ़ना है जैसे आपके SF6 सर्किट ब्रेकर हो गए, या फिर एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, या फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया। ऐसे 3 4 5 टाइप होते हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं। बेसिकली सर्किट ब्रेकर में है क्या कि आपकी रिले होती है, सही है। जब भी कोई लाइन जा रही है तो उसमें माना कोई फॉल्ट आ गया, हम चलो एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें 5 एम्पीयर करंट फ्लो होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही फॉल्ट आया उस करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 5 एम्पीयर से मान लेते हैं 6 एम्पीयर पहुंच गई। तो जो रिले होगा, रिले आपकी एक सेंसिंग डिवाइस होती है, सेंस करती है। ठीक है, वो सेंस करेगी नहीं भाई करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो इस केस में वो तुरंत सर्किट ब्रेकर को एक सिग्नल भेज देगी और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट आपके ओपन हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्टैक्ट ओपन होंगे तो आपका जो फॉल्टी पार्ट है वो आपका हेल्दी पार्ट से आइसोलेट हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीजें आपको ये मैकेनिज्म सर्किट ब्रेकर में पढ़ना है। प्लस सर्किट ब्रेकर की रेटिंग भी होती है, 2-3 फॉर्मूले हैं वो बताए जाएंगे आपको। उसके अलावा आर्क, एक्सटेंशन, ऑयल, एयर, ये चीज पढ़नी है। ये बेसिकली क्या है कि जब भी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन होंगे तो उस केस में क्या होगा, एक आर्क डेवलप हो जाएगा। आर्क डेवलप होने से क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो हमें कैसे भी करके इस आर्क को एक्सटिंग्विश करना है। एक्सटिंग्विश का मतलब हमें खत्म करना है या फिर रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि SF6 गैस हो गई, ये एक मेथड हो गया, बाय द यूज ऑफ एयर या फिर वैक्यूम। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो कैसे इन मेथड से हम आर्क को एक्सटिंग्विश करते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्यूज। आपके RRB JEE के एग्जाम में स्पेसिफाइड है HRC फ्यूज, सही। तो आपको HRC फ्यूज पढ़ना है। HRC फ्यूज में आपको पढ़ना क्या है कि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन में HRC फ्यूज की ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या होगी, ये चीज आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बुकोल्स रिले। रिले तो वैसे अपने आप में बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में स्पेसिफाइड है बुकोल्स रिले। बेसिकली बुकोल्स रिले आपकी ट्रांसफार्मर में यूज होती है। जब भी कोई इंसिपिएंट फॉल्ट आता है, इंसिपिएंट फॉल्ट मतलब क्या होता है, धीरे धीरे होने वाला फॉल्ट, सही, अचानक से नहीं, तो उस केस में आपकी बुकोल्स रिले यूज होती है। तो बुकोल्स रिले का आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, कहां यूज होती है, कैसे इसकी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये सारे आपको बुकोल्स रिले में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में आपको अल्टरनेटर हो गया, बसबार हो गया, फीडर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इन सारे इक्विपमेंट की जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस पे भी एक आध न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और लास्ट टॉपिक है आपका लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये हो गया आपका प्रोटेक्शन। नेक्स्ट पार्ट है आपका फॉल्ट। फॉल्ट में पहला टॉपिक हो गया आपका टाइप्स ऑफ फॉल्ट, जैसे कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है या फिर ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, तो ये दो अलग अलग टाइप हो गए। ठीक है, या फिर सीरीज फॉल्ट और शंट फॉल्ट। ठीक, या फिर अगर हम और बात करें LG फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या फिर LL फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, या फिर LLG फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या फिर LL, लाइन टू लाइन फॉल्ट, और आखिरी है LLG, सही। तो ये सारे फॉल्ट के बारे में बेसिक आइडिया लेना है आपको। ठीक, उसके बाद ये टॉपिक है आपका शॉर्ट सर्किट करंट एंड सिमेट्रिकल फॉल्ट। इसमें जो मेन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है SC MVA, आपसे ये कैलकुलेट करवाया जा सकता है, और ये टॉपिक आपके सिलेबस में स्पेसिफाइड है RRB JEE में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है, कोई कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन ही बहुत छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, 3-4 सब टॉपिक्स हैं इसमें। इल्यूमिनेशन, हीटिंग इफेक्ट, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेट और इलेक्ट्रिकल ड्राइव। इल्यूमिनेशन में बेसिकली क्या पूछा जा सकता है कि लक्स क्या होता है या फिर लक्स की यूनिट क्या हो रही है, सही है, मतलब लक्स की तो खैर, उसके अलावा आपका जो ल्यूमेंस है वो क्या है, उसकी यूनिट क्या हो रही है, ये चीजें पूछी जाएंगी। उसके अलावा हीटिंग इफेक्ट, वेल्डिंग, इसमें क्या है कि किस टाइप के ट्रांसफार्मर आपके यूज हो रहे हैं, सही। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, सारा थ्योरेटिकल है लगभग, थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसमें आ जाएगा लक्स कैलकुलेट कराने के लिए। और लास्ट टॉपिक आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एक बात बताता हूं, RRB JEE और SSC JEE के एग्जाम में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ इसी टॉपिक का है। SSC JEE के एग्जाम में ये सब टॉपिक आपका नहीं है। SSC JEE में एस्टिमेशन कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं है,
लेकिन आरआरबी जेईई के एग्जाम में ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एस्टिमेशन ऑफ लाइटनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ एमई, आई रूल्स, अर्थिंग आई रूल्स। आई रूल्स मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हो गए आपके। तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। ये मैंने आपको पूरा पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग का सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अच्छा, मैं आपको एक बात और क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि देखिए, आपका जो आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आया है उसमें जो सिलेबस स्पेसिफाइड है वो तो 4 या 5 लाइनों में है पावर सिस्टम का, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे जो सिलेबस लिखा है ये आपके जो प्रीवियस पेपर हुए हैं आरआरबी जेईई के, जैसे 2015 में पेपर हुआ है, तो और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमने उन टॉपिक्स को भी इंक्लूड कराया। तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई जो सिलेबस आया है उसमें तो 4-5 लाइनें लिखी हैं और सर ने यहाँ पे इतना सारा लिख दिया, ठीक है। तो कुछ सोच समझ के लिखा गया है, ऐसा ही नहीं है कि हवा में लिख दिया। इन सारे सब टॉपिक से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ना सिर्फ आरआरबी जेईई में, आप किसी भी जेईई एग्जाम, एसएससी जेईई की बात कर लीजिए या फिर किसी भी स्टेट लेवल टेक्निकल जेईई लेवल एग्जाम की बात कर लीजिए, ठीक। तो अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जैसे सुहेल सर कहते हैं कि पावर सिस्टम पीस ऑफ केक बन सकता है आपके लिए अगर आप ढंग से हमारी बातों को सुने, वही मैं भी आपको एश्योरिटी देखता हूं कि पावर सिस्टम विल बिकम ए पीस ऑफ केक। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक यू।